हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल फाइन एंड ऑफ कोर्स प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नीट इंग्लिश लिटरेचर एग्जामिनेशन. वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी. दिस इज सोनिया और गाइज लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज जहां मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी. और इन दिस वीडियो ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग विद यू ऑल यूजीसी नीट इंग्लिश लिटरेचर, जो आपका पेपर हुआ था बेसिकली 7 Jan 2025. बेसिकली लास्ट टू लास्ट एग्जामिनेशन की मैं बात कर रही हूँ यूजीसी नेट का. तो उस पर्टिकुलर पेपर में 160 प्लस आपके मेजर वर्क्स उठाए गए हैं और मैंने इस लिस्ट में प्रिपेयर किए हैं. उसी पर्टिकुलर लिस्ट के 153 नंबर पर आज हम पहुंच चुके हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आई टू सिंग अमेरिका. तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जितना भी इसमें लिस्ट में वर्क है बिफोर 153 वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्ड मैनर ईच वर्क एज वेल. मैंने सभी वर्क के फैक्ट्स और ऑथर एसोसिएशन एज वेल जो भी क्वेश्चन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में मिला है मैंने उसको फैमिलियर कराया आपके साथ, जिससे कि आपको मोर क्लैरिटी आ जाए टूवर्ड्स टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एंड कैन बी आस्क्ड फर्दर. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आई टू सिंग अमेरिका. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो पोएम है इट वॉज रिटन बाय लैंगस्टन हग्स. लैंगस्टन हग्स, राइट. अभी मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स रिवाइज कराऊंगी जिससे कि आप अच्छे से रिवाइज कर लें फॉर फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ योर. सो बेसिकली गाइज, आपकी जो लैंगस्टन हग्स हैं, ही वॉज एन अमेरिकन अफ्रीकन पोइट है, नॉवेलिस्ट हैं एंड प्ले राइट हैं. एंड इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कीप इन योर माइंड, वन ऑफ द सेंट्रल फिगर्स कंसिडर किए जाते हैं हार्लिम रेनिसा की. हार्लिम, मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, हार्लिम रेनिसा. हार्लिम रेनिसा का टाइमलाइन 1920s और 19 जो बेसिकली 30s का टाइम है. ड्यूरिंग दैट पीरियड ये जो हार्लिम रेनिसा था वो एक्टिव. ओके, अभी लेट्स टॉक अबाउट जो इनका बेसिकली पोइट्री है. लाइक जितना भी लैंगस्टन हग्स ने पोइट्री दिया है, तो इनकी पोइट्री में आप देखेंगे कि ही सेलिब्रेट्स ब्लैक लाइफ, प्राइड एंड स्ट्रगल एज वेल होप को ये कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हैं अपनी पोइट्रीज में. और ही रॉट इन अ सिंपल रिदमिक स्टाइल, जहाँ पर ये इंस्पायर्ड होते हैं बेसिकली जैज़ एंड ब्लू से. ओके, जैज़ एंड ब्लू से इनका कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन रहता है. दैट्स वाई इनकी जो वर्क रहते हैं जैज़ एंड ब्लूज़. ओके, जितने भी इनके वर्क रहते हैं वो इंस्पायर्ड रहते हैं लाइक रिदमिक स्टाइल, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन कहाँ से मिलता है? जैज़ म्यूजिक. ओके, यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड. थ्रू हिज राइटिंग आप देखेंगे कि ही गैव वॉइस टू द अमेरिकन अफ्रीकन एक्सपीरियंस. तो कहीं ना कहीं अपनी वॉइस के थ्रू ये अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मतलब एक्सप्लोर करते हैं उनके पेन को लेकर, उनके ड्रीम्स को लेकर एंड ऑफ कोर्स रेसिलियंस को लेकर. तो होप यू अंडरस्टैंड कि इनका बेसिकली पोइट्री क्या टाइमलाइन और क्या फोकस एरिया को टारगेट करती है. अभी लेट्स टॉक अबाउट जो इनका ये बेसिकली पोएम है आई टू सिंग अमेरिका. इट वॉज रिटन ड्यूरिंग 1926. कीप इन योर माइंड, इज अ शॉर्ट बट पावरफुल पोएम जहाँ पर लैंगस्टन हग्स ने बताया है राइट्स ऑफ ब्लैक अमेरिकन्स टू बी रिकग्नाइज्ड एज एन इक्वल पार्ट ऑफ अमेरिकन नेशन. राइट, तो ओवरऑल यहाँ पर ये राइट्स की बात कर रहे हैं ब्लैक अमेरिकन्स की, जिसे में ये बात कर रहे हैं कि हाउ और वाई वी शुड रिकग्नाइज्ड जितना भी ब्लैक अमेरिकन्स हैं उनका राइट्स भी इक्वल एज ए पार्ट ऑफ अमेरिकन नेशन. तो ये कोर आइडिया बेसिकली इन्होंने उठाया अपनी इस पोएम के थ्रू एंड इट इज़ रिटन एज अ रिस्पॉन्स. अब देखिए इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है. मैंने आपको पोएम के बारे में यहाँ पे कोर आइडिया सजेस्ट कर दिया. अब ये किसका रिस्पॉन्स इन्होंने दिया है, दिस थिंग यू कीप इन योर माइंड. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रेंड्स. तो ये जो आई टू सिंग अमेरिका है 1926, इट इज़ रिटन एज अ रिस्पॉन्स टू वॉल्ट विटमैन. वॉल्ट विटमैन वन ऑफ मोस्ट आपके अमेरिकन ऑथर्स में से एक हैं वॉल्ट विटमैन, जिन्होंने बेसिकली आई हेयर अमेरिका सिंगिंग करके वर्क लिखा था. आई हियर अमेरिका सिंगिंग. तो दिस इज द टाइटल, राइट, विच वॉज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, जहाँ पर आपके वॉल्ट विटमैन ने सेलिब्रेट किया है अमेरिकन वर्क्स को, लेकिन उनने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है ब्लैक पॉपुलेशन को अपने इस वर्क में. किन्होंने? वॉल्ट विटमैन ने अपनी इस पोएम में आई हियर अमेरिका सिंगिंग
इस पर्टिकुलर वर्क में इन्होंने क्या किया है, सेलिब्रेट किया है ऑफ कोर्स अमेरिकन वर्कर्स को, लेकिन उसके साथ ही इन्होंने इग्नोर किया है, किसको किया है इग्नोर, ब्लैक पॉपुलेशन को, ब्लैक पॉपुलेशन। यही चीज़ आपके रिस्पॉन्स में दिया है लैंगस्टन हग्स ने, जिन्होंने अपनी पोयम दिया है आई टू सिंग अमेरिका। होप यू अंडरस्टैंड हियर। तो बेसिकली ये रिस्पॉन्स है, किनको रिस्पॉन्स है, वॉल्ट विटमैन की आई हेयर अमेरिका सिंगिंग जो इनका वर्क है उसको, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने जो आपके लैंगस्टन हग्स हैं आई टू सिंग अमेरिका, इसमें इन्होंने यही बताया कि आई ऑल्सो बिलोंग हियर, आई एम पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड इट्स सॉन्ग। वो कहते हैं कि भाई जो अफ्रीकन बेसिकली जो ब्लैक पीपल हैं अमेरिका में, तो ये यहाँ पर उन्हीं के रिगार्ड, उन्हीं को कंसर्न करके बोल रहे हैं लैंगस्टन हग्स कि हम भी उनके पार्ट है, वाई नॉट यू ज्वाइन अस, वाई नॉट यू ज्वाइन विद अस, ओके। तो एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है। सो होप यू अंडरस्टैंड हियर कि वॉट एग्जैक्टली द कोर आइडिया ऑफ दिस। और देखिए अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ जो बेसिकली आपसे पूछा गया है 7 जैन 2025 में एग्जामिनेशन में लिटरेचर के, उससे आपको मोर क्लैरिटी मिल जाएगा। सो गाइस सी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 137। लैंगस्टन हग्स पोएम आई टू सिंग अमेरिका दैट वाज 1926 पब्लिकेशन, और मैंने आपको बताया था इट वाज रिटन इन द रिस्पॉन्स टू, इज अ रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। तो देखिए किस पोइट की बेसिकली वर्क को उन्होंने रिस्पॉन्स किया था, वॉल्ट विटमैन। आपने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, लेकिन मैंने प्रॉपर वे में बताया वॉल्ट विटमैन ने 1860 में इन्होंने आई हेयर अमेरिका सिंगिंग करके लिखा था, जहाँ पर इन्होंने ब्लैक जो बेसिकली अमेरिकन है उनको इग्नोर किया था, और जितना भी अमेरिकन है जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्कर्स को मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उसी का रिस्पॉन्स आपके लैंगस्टन हग्स ने दिया था। होप यू अंडरस्टैंड एंड मोर क्लैरिटी मस्ट बी इन योर माइंड नाउ रिगार्डिंग और आफ्टर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर PYQ ऑफ योर, ओके। अभी इसी तरीके से हम लोग आगे भी स्टडी करेंगे। न्यू है चैनल पर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच प्रीवियस वीडियोस टू, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक कर रही हैं, आपको हेल्प करेंगे आपके फर्दर एग्जामिनेशन में, ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव 154 द इंग्लिश पेशेंट। तो गाइज द इंग्लिश पेशेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स। तो पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स में से एक है आपकी द इंग्लिश पेशेंट करके, एंड ऑफकोर्स लेट 20th सेंचुरी आप इसको कंसिडर मान के चलिए, एंड इट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन अ फ्रिक्वेंट वे, ओके। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा ऑथर के बारे में बताऊंगी। तो इट वाज रिटन बाय माइकल उदांजी, मैं लिख देती हूँ उनका नेम, माइकल उदांत जी, ठीक है, उदांत जी करके ये आपके ऑथर हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, एंड ही बिलोंग्स टू श्रीलंका, ठीक है। नेशनैलिटी आपने ध्यान में रखना है, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, एंड ऑफ कोर्स रेज्ड इन इंग्लैंड, और ये बाद में सेटल होते हैं कनाडा में, राइट। तो ओवरऑल अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो आपके जो माइकल उदांत जी हैं ये पोस्ट कॉलोनियल डायस्पोरिक राइटर है, पोस्ट कॉलोनियल डायस्पोरिक राइटर ही इज़। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डायस्पोरिक राइटर को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है एग्जामिनेशन में, तो आपने इनका नेम एज वेल इनका वर्क जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बेसिकली आपके PYQ से उठाया गया है, जो 7 जैन 2025 में जो एग्जामिनेशन आपका इसी साल जो हुआ है बिफोर लास्ट टू लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ है, तो वहीं से ये उठाया गया आपका वर्क। तो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले जो आपके ये माइकल हैं ये टाइप्स ऑफ वर्क लिखते हैं। तो देखेंगे आप इनके वर्क्स में आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, जितना भी डायस्पोरिक राइटर रहता है उसका जो फर्स्ट एक थीम रहता है अपनी राइटिंग्स को लेके, सबसे पहले ही टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी, डिप्लेसमेंट एज वेल मेमोरी एंड द इफेक्ट ऑफ वार। इन सभी टॉपिक्स को कहीं ना कहीं ये टारगेट करते हैं अपनी राइटिंग्स में। और आप देखेंगे उदान जी जो है, ये जो माइकल उदान जी हैं राइटर्स, इन्होंने मतलब पोइट्री एंड नॉवेल्स दोनों में ही अपने आप को बेस्ट आप बोल सकते हो रिप्रेजेंट किया है। ओवरऑल आप इनके स्टाइल में देखेंगे ब्लेंडिंग्स आपको देखने मिल जाएगा, किस तरीके से ये मेमोरी एंड ड्रीम को कहीं ना कहीं ब्लेंड करके एंड फिक्शंस को कहीं ना कहीं मतलब रिप्रेजेंट करते हैं अपनी राइटिंग्स में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ही वॉन द बुकर प्राइज इन 1992 द ईयर व्हेन ही वॉन, मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे 1992 व्हेन ही वॉन बुकर प्राइज।
बुकर प्राइज़ इनको मिला है 1992 में फॉर द इंग्लिश पेशेंट। ये जो इनका बेसिकली वर्क है यहाँ पर 154 वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द इंग्लिश पेशेंट के लिए इनको 1992 में बुकर प्राइज़ मिला है कि इनको आपके उदानजीत को। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट ही इंस्पायर्ड अकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म, राइट। सो ओवरऑल चलिए जो इनका ये वर्क है हम इसको डिस्कस करते हैं, इसका कोर आइडिया डिस्कस करते हैं। तो द इंग्लिश पेशेंट 1992 इज सेट ड्यूरिंग द फाइनल डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, राइट। तो ये जो बेसिकली इनका जो वर्क है, इसका जो सेटिंग है, इट वॉज फाइनल डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन अ इटालियन विला। तो कहाँ के पर्सपेक्टिव दिस वर्क इज इटालियन विला, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस वर्क के अंदर कि किस तरीके से मतलब ये जो नॉवल है इसमें मतलब एक बैडली बर्न मैन आता है। इंग्लिश पेशेंट जो ये बेसिकली वर्क है इसमें स्टार्टिंग कैसे होती है, तो जो इसमें मेन कैरेक्टर होता है उसका क्या कंडीशन होता है, वो बैडली बर्न हो जाता है, वो जल जाता है। एंड ही परज्यूम्ड इंग्लिश बट एक्चुअली हंगेरियन एक्सप्लोरर एंड स्पाई होता है ये, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर स्टोरी में देखेंगे ये जो नॉवल है इसमें ना कोलैप्स ऑफ बाउंड्रीज का दिखाया गया है, पर्सनल, नेशनल एंड इमोशनल थिंग्स दिखाई गई है। मतलब कि फ्रेगमेंटेड स्टोरीज के थ्रू, फ्रेगमेंटेड मेमोरीज के थ्रू कहीं ना कहीं शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव दिखाया गया इस वर्क के अंदर। एज आई टोल्ड कि ये आपकी कहीं ना कहीं पोस्ट मॉडर्न नॉवल्स में से एक है। तो दीज आर दी फीचर्स यू गाइस सी इन द पोस्ट मॉडर्न नॉवल्स कि वहाँ पर आपको जो भी मतलब राइटिंग्स रहता है वो फ्रेगमेंटेड मेमोरीज में होता है, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव्स रहता है। तो इन्होंने भी यहाँ पर वही चीज़ रिप्रेजेंट करी है। और बेसिकली ये जो इनका कंप्लीट स्टोरी है पोस्ट वार इटालियन विला में सेट हुई है, जहाँ पर 4 डिफरेंट मतलब कि कैरेक्टर्स हैं जो अपने उनके साथ जो भी कुछ हुआ है, मतलब जो भी उनका एक पास्ट, जो उनका एक हर्टिंग मेमोरीज है जो उनको हर्ट कर रही है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब उसको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश की है। मतलब बैड मेमोरीज जो होती हैं 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाई गई है स्टोरी, जिसमें उनकी जो बैड मेमोरीज हैं जिसे वो बिल्कुल भूलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर बेस्ड ये स्टोरी है। तो कुछ तो भाई मेमोरीज फिजिकल हैं और कुछ इमोशनल है, क्योंकि देखिए हर्टिंग दोनों तरीके से होती है, फिजिकल भी हर्ट होता है इंसान और मेंटली भी हर्ट होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मतलब जो इनका ये वर्क है। तो इस नॉवल के अंदर यही दिखाया है कि जो आफ्टर वार वार के बाद जो एक कंडीशन होती है, तो उसमें ये बताया कि जब एक वार के बाद की जो एक कंडीशन होती है, पोस्ट वार की जो कंडीशन रहती है, उसमें सिर्फ फिजिक ही हमारा मतलब हर्ट नहीं होता, बल्कि हम मेंटली भी हर्ट होते हैं, हम मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। तो इस कोर आइडिया को लेके इनका ये वर्क है। आपको इस तरीके से शायद ही किसी ने समझाया होगा इसका कोर आइडिया, और आई थिंक अभी आप कंप्लीट इसको अच्छे से ग्रास्प कर चुके हैं। द इंग्लिश पेशेंट बाय आपके माइकल उदानजी 1992 एंड बुकर प्राइज विनिंग आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स में से एक है, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल फैक्ट्स रिगार्डिंग हियर। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं और मैं क्वेश्चन आपको देन आफ्टर उसके फैमिलियर कराऊंगी बेसिकली इन क्वेश्चन पेपर ऑफ योर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्विंगिंग ब्रिज। तो फ्रेंड्स आपने इन सभी को नोट डाउन करके रखना है अलग से। द इंग्लिश पेशेंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ द सेकेंड वन द स्विंगिंग ब्रिज, ये भी आपका सिग्निफिकेंट पोस्ट कॉलोनियल एंड डायस्पोरिक नॉवल है जो आपसे एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंट लेवल पर पूछी जाती है, ठीक है। तो टाइटल ऐसे आपने अपने माइंड में रखना है, इट्स अ पोस्ट कॉलोनियल डायस्पोरिक नॉवल है आपका, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर इटसेल्फ। तो इट वाज रिटन, तो बेसिकली फ्रेंड जो ऑथर हैं, सो मैंने ना एक ब्लैंक पेपर यहाँ पे ले लिया है क्योंकि मेरे को बार बार इरेज करना होता है। सो यू गाइस सी द स्विंगिंग ब्रिज, ये आपका अनदर पोस्ट कॉलोनियल डायस्पोरिक नॉवल में से एक है। एंड इट वाज रिटन बाय, मैं यहाँ पे ऑथर का नेम मेंशन कर देती हूँ, रमाबाई, जो फीमेल ऑथर हैं आपकी रमाबाई, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ ऑथर। अच्छा, ये जो रमाबाई हैं बिलोंग्स टू ट्रिनिडेडियन कैनेडियन, जहाँ से आपके वीएस नायपोल थे ना, तो वहीं से इनका एसोसिएशन है। मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रिनिडेडियन, और कंप्लीट हिस्ट्री भी मैंने आपको सजेस्ट किया था मेरी पास वीडियो में। कैनेडियन राइटर्स में से एक है ये आपकी, कैनेडियन राइटर हैं, फीमेल हैं, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, ओके। एंड पोइट भी हैं, क्रिटिक भी हैं। अच्छा, शी वॉज बॉर्न इन ट्रिनिडेड, राइट, इंडो कैरिबियन पेरेंट्स से बेसिकली इनका एसोसिएशन है आपकी रमाबाई का। और इनका जो बेसिकली ये वर्क है
दैट इज़ द स्विंगिंग ब्रिज, दैट वॉज पब्लिश 2003। ठीक है, इसको 2003 में पब्लिश कराया है। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ ये इनका डिब्यूट नॉवल है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, डिब्यूट नॉवल, इट इज़ बाय रमाबाई। एंड इम्पॉर्टेंट है ये आपकी, राइट, क्योंकि ये एसोसिएशन है इसका कहीं ना कहीं डायस्पोरिक राइटिंग से, डायस्पोरिक नॉवल इट इज़। तो इसमें जो स्टोरी बताई गई है, स्टोरी जो है इसके अंदर पर्टिकुलर वर्क के अंदर, द स्विमिंग ब्रिज के अंदर, डायस्पोरिक इंडो कैरिबियन फैमिली की है। ठीक है, तो आप स्टोरी जो देखेंगे, डायस्पोरिक इंडो कैरिबियन, ठीक है, जो इंडो कैरिबियन बेसिकली फैमिली है, उनकी स्टोरी को यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया इस वर्क के अंदर, जहाँ पे माइग्रेशन, जेंडर, हिस्ट्री एंड बिलोंगिंग को टारगेट किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे जो इसका टाइटल है, द स्विंगिंग ब्रिज, इसमें भी आपको एक सिंबल देखने मिलेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कनेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, राइट। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया एंड द कैरिबियन को कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखाने की कोशिश करी है नॉवल। और इसमें जो आपको प्रोटैगनिस्ट मिल जाएगी नॉवल के अंदर, इट इज़ मोना, द नेम ऑफ प्रोटैगनिस्ट मोना सिंह करके होती है, जो किस तरीके से कैनेडियन वेमन होती है ऑफ इंडियन इंडो ट्रेडियन डिसेंडेंट से, और उनका जो एक भाई होता है वो किस तरीके से मतलब कैंसर से उसकी डेथ हो जाती है। तो दिस स्टोरी गोज अहेड टाइप ऑफ। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने ना कहीं मतलब कनेक्शन को मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश किया है अपने इस वर्क के अंदर। अभी मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि देयर इज़ नो मतलब इम्पॉर्टेंस टू जस्ट समराइज कंप्लीट नॉवल, ओनली कोर आइडिया यू मस्ट नीड टू नो, एंड द स्टाइल यूज्ड बाय ऑथर इन दिस वर्क, जैसे कि नॉन लीनियर नैरेटिव है, क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल है, दैट्स वाई इट यूजेस नॉन लीनियर नैरेटिव। मल्टीपल वॉइसेस आपको इसमें देखने मिल जाएगी। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, क्योंकि इसमें ना मतलब एक तरह से वॉइस दी गई है टू एक साइलेंट वेमन की हिस्ट्री को, ओके। एंड पोस्ट कॉलोनियल टोन में लिखा गया है, बिकॉज इट कैटेगराइज इन दिस पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स में से एक है। तो मैंने यहाँ पर आपको मेजर फैक्ट्स सजेस्ट कर दिए द स्विमिंग ब्रिज के। इट वॉज बाय the name of the author, of course, Ramabai. Okay, abhi next we have lives of girls and women. Now let's talk about 156 lives of girls and women. तो गाइज अगर मैं इस पर्टिकुलर वर्क के बारे में बात करूँ, लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, सो इट वाज रिटन और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैनेडियन फेमिनिस्ट टेक्स्ट है ये, ठीक है। तो इट इज़ अ कैनेडियन फेमिनिस्ट text, it is important exam point of view से, and it was written by Alice Munro, right? I'm just writing here Alice Munro, right? Alice Munro basically was a Canadian short story writer है, एंड ऑफ कोर्स उनको द मास्टर ऑफ द कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरी का भी बोला जाता है। एंड शी रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2013। तो जो एलिस मुनरो है, इनको 2013 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जिन जिन मेजर ऑथर्स को मिला है लिटरेचर में, उसका प्रॉपर लिस्ट आपने अपने पास सिक्योर करके रखना है एग्जामिनेशन में। फ्रॉम दिस ऑल्सो यू गेट क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन यू गेट इन योर एग्जामिनेशन। अदरवाइज लेट्स टॉक अबाउट, अभी हम लोग मुनरो के बारे में बात करें तो इनकी राइटिंग्स में ना आपको देखने मिलेगा रियलिस्टिक, इंट्रोस्पेक्टिव एंड फेमिनिस्ट टोन आपको देखने मिलेगी। अगर मैं इनकी फेमस शॉर्ट स्टोरी की बात करूं तो दिस इज़ ऑल्सो द शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय आपकी एलिस मुनरो, ठीक है, जिसको इन्होंने 1971 में लिखा है। एंड इट वॉज हर ओनली फुल लेंथ नॉवल। तो बेसिकली ये इनका एक फुल लेंथ, नो इट्स नॉट द पार्ट ऑफ, देखिए मैं आपको थोड़ा सा, मुझे कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ये वाला इनका जो बेसिकली गर्ल्स ऑफ लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड विमेन है, ये इनका एक फुल लेंथ नॉवल है, इट्स नॉट अ शॉर्ट स्टोरी। क्योंकि ये तीनों ही जो वर्क मैंने, द इंग्लिश पेशेंट एंड द स्विमिंग ब्रिज एंड थर्ड वन वी हैव लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड विमेन, ये सिंपल मतलब सिंगल क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस के थ्रू मिले हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये चीज़ पॉइंट आउट कराया था कि जितना भी ऑप्शंस रहता है वो कहीं ना कहीं सिमिलर रहता है, इंटरलिंक्ड रहता है टू ईच अदर। तो अभी हम क्योंकि यहाँ पे नॉवेल्स देख रहे हैं, तो इट इज़ अ फुल लेंथ नॉवल बाय एलिस मुनरो। ये एनी हाउ इनका शॉर्ट स्टोरी नहीं हो सकता, बट इन्होंने बहुत सी फेमस शॉर्ट स्टोरीज भी दी हैं, राइट। अदरवाइज़ ये जो बेसिकली मतलब इनका जो वर्क है, तो इसमें आप देखेंगे
मतलब बिल्डिंग्स रोमन लाइक मतलब कमिंग ऑफ एज स्टोरी आपको इसमें मिल जाएगी, किस तरीके से जो मतलब इसमें ग्रोथ दिखाई गई है, सेल्फ डिस्कवरी दिखाई गई है ऑफ डेल जॉर्डन, जो बेसिकली प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल है। एक यंग गर्ल होती है, किस तरीके से वो ग्रोइंग अप हो रही है एक स्मॉल टाउन में, ठीक है, और उस टाउन का नाम है जुबली। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्योंकि टाउन से लेके आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जुबली द नेम ऑफ दैट टाउन, जहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट डेल होती है, डेल जॉर्डन जो होती है, वो बेसिकली वहाँ पे ग्रो अप हो रही है। तो इसमें ना बेसिकली यही पोर्ट्रे किया गया है कि किस तरीके से ट्रांजिशंस हुआ है चाइल्डहुड से लेके विमेनहुड तक, राइट, उस पर्टिकुलर आपकी जो प्रोटैगनिस्ट है डेल का, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज़ द स्टोरी अबाउट, और आप इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फेमिनिस्ट नॉवल है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं एलिस मुनरो ने इस पर्टिकुलर वॉक के अंदर अपनी खुद की लाइफ को एक्सप्लोर किया है, ठीक है। सो दिस इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टू, सेमी autobiographical too, okay। So here we discussed major facts regarding that you have to sustain in your mind for your upcoming examination perspective, and now let's move on next one। अभी next we have family matters। तो फ्रेंड्स ये जो बेसिकली फैमिली मैटर्स है, इमोशनल एंड सोशली कॉन्शियस नॉवल कंसिडर की जाती है, विच वॉज रिटन बाय रोहिंतम मिस्ट्री। रोहिंतम मिस्त्री वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स में से एक है, जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश फिक्शन से जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, वी एक्चुअली एसोसिएटेड रोहिंतम मिस्त्री, ओके। अभी रोहिंतम मिस्त्री जो है आपके इंडियन बॉर्न कैनेडियन नॉवलिस्ट हैं, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। इंडियन बॉर्न कैनेडियन आपके ये नॉवलिस्ट हैं। देखिए ये सभी फैक्ट्स आपको अपने माइंड में सिक्योर करके रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एंड ही मूव कनाडा 1975 ड्यूरिंग, ये मतलब कनाडा मूव हो गए थे। अच्छा, इनकी जो जितनी भी राइटिंग्स रहती है ना, उसमें आप देखेंगे मतलब इंडियन मिडिल क्लास लाइफ, जो इंडियन की मिडिल क्लास लाइफ है उसके बारे में कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते हैं, फोकस करते हैं ऑफ कोर्स फैमिली वैल्यूज़ को, सोशल इश्यूज़ को। और इनकी जो नॉवेल्स है ना, उसमें आपको रियलिज्म एंड एम्पथी, पॉलिटिकल अवेयरनेस देखने मिल जाएगा। लाइक इनके फैमिली मैटर्स के अपार्ट इन्होंने फाइन बैलेंस करके भी वर्क दिया है, सच अ लॉन्ग जर्नी, जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड मेन एंड स्पेशल थिंग अबाउट रोहिंतम मिस्त्री, इनको कई बार शॉर्ट लिस्ट किया गया था, मल्टीपल टाइम इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए। एंड हिज राइटिंग्स कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं इंडियन पॉलिटिकल एंड जो एक जनरेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है उसको। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया था मल्टीपल टाइम। देखिए यहाँ से ना स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन देते हैं, तो आपने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि इनको शॉर्ट लिस्ट किया है मल्टीपल टाइम। किस चीज़ के लिए किया गया था? बुकर प्राइज़ के लिए। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट मिलता है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये जो इनका फैमिली मैटर्स है, इट वाज पब्लिश 2002 में इसको पब्लिश कराया है इन्होंने। इनका एक रियलिस्टिक फैमिली बेस्ड नॉवल है, जिसे इन्होंने मुंबई में सेट किया है। व्हेन इट वाज सेट, वेयर इट वाज सेट, मुंबई में इसको सेट किया गया है इनकी नॉवल को। और इसमें इन्होंने ऑफ कोर्स फैमिली मैटर्स जैसा कि टाइटल है, उसमें आपको मतलब मिल जाएगा। एक नरीमन वकील करके होता है, जो रिटायर्ड इंग्लिश प्रोफेसर होते हैं, जिनकी एज 79 ईयर्स ओल्ड होती है। तो किस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं एक डिसीज़ से, तो उसी पर बेस्ड ऑन इनका ये वर्क है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इश्यूज़ विद इन अ फैमिली एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ फैमिली के बारे में इन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर नॉवल में एक्सप्लोर किया है। होप यू अंडरस्टैंड हियर द मेजर थिंग्स रिगार्डिंग। अभी लेट्स नेक्स्ट मूव ऑन। तो गाइज जो हमारा ये नेक्स्ट है 153, दिस इज़ बर्नम वुड। अब देखिए इसके 2 सिग्निफिकेंस आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर बता दूँ जो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो ये बेसिकली जो नॉवल है बर्नम वुड, इट इज़ बाय एलिनोर कॉटन। मैं लिख देती हूँ कैटन, इनका जो ऑथर का नेम है एलिनोर कैटन, राइट। और इसका जो पब्लिकेशन है इट्स 223, बहुत रिसेंटली इट वॉज पब्लिश्ड। तो ओवरऑल ये जो इनका मॉडर्न लिटरेचर पर बेस्ड ऑन बर्नर वुड है। इसका जो बेसिकली नॉवल का जो टाइटल है, राइट, बेसिकली बर्नम वुड जो टाइटल है, एंड इट वाज रिटन बाय एलिनर कैटन। तो ऑफ कोर्स
गॉरिल्ला, आपने सुना होगा गॉरिल्ला, मतलब कि जो गार्डनिंग करते हैं, कलेक्टिव करते हैं, तो उसी को बेसिकली बर्नम वुड कहा जाता है। ये बेसिकली एक ग्रुप होता है जो सीक्रेटली क्या करता है, प्लांट्स करता है क्रॉप्स को ऑन अनयूज लैंड्स पर। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी तो मैंने ये आपको फर्स्ट सिग्निफिकेंस बता रही हूँ, जो अनदर सिग्निफिकेंस है और सिंबल है इस पर्टिकुलर टाइटल का, वो मैं आपको देन आफ्टर सजेस्ट करूँगी। अभी जो 7th ऑफ जैन को आपसे क्वेश्चन पूछा है वो इसी रिगार्ड पूछा है कि जो एलिनोर कॉटन ने बेसिकली, कैटोन जो है ये इन्होंने लिखा है। ये जो एलिनर है ये न्यूजीलैंड नॉवेलिस्ट हैं, न्यू जीलैंड में लिख देती हूँ फ्रेंड्स इनका नेम, सॉरी नेशनैलिटी, न्यू जीलैंड से इनका एसोसिएशन है आपके एलिनर का। ठीक है, और 1985 में इनका मतलब कि शी बॉर्न 1985, तो काफ़ी मतलब, और आप नॉवल का टाइमलाइन भी देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब रिसेंट पब्लिश हुआ है ये। तो शी बिकेम यंगेस्ट एवर बुकर प्राइज विनर 2013। देखो मैं आपको बताती हूँ 2013 में जो एलिनोर है इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था, और ये बहुत ज़्यादा यंगेस्ट कंसिडर की जाती हैं, एवर मतलब किसी को मिला हो। इनका जो एक और वर्क है द ल्यूमिनरीज, ये इनका अनदर वर्क है जिसके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला था, एंड शी कंसिडर यंगेस्ट एवर बुकर प्राइज़ विनर। ठीक है, 2013 में मिला था। एंड ये इनका बेसिकली थर्ड नॉवल है, जो बर्नम वुड है एलिनोर का, इनका थर्ड नॉवल है जो साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इको थ्रिलर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो जब आपने देखा होगा ना कि किस तरीके से जो न्यू जीलैंड के बारे में ये बता रही हैं, जब लैंडस्लाइड वहाँ पे हो रहा था, कट्स ऑफ हो रहा था वैली का, तो किस तरीके से जो एक ग्रुप था उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस एरिया को यूज़ करें बाय फार्मिंग। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मतलब सीक्रेटली वो प्लान्स करने लगते हैं, यूज़ करने लगते हैं उस लैंड को, जिससे कि अपना सर्विलेंस कर सकें, अपनी माइनिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। तो इसी पर बेस्ड ऑन ये इनका वर्क है। सो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल इसका जो सेटिंग भी है वो मॉडर्न डे जीलैंड में रखा गया है। अच्छा, अनदर सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपने ये वाला जो वर्ड है ना बेसिकली बर्नम वुड, अगर मैं बर्नम वुड की बात करूँ तो विलियम शेक्सपियर से एसोसिएशन है इसका। जो विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी आया था मैकबेथ करके, तो उसके साथ इसका कहीं ना कहीं एसोसिएशन है, क्योंकि बर्नम वुड एक तरह से फॉरेस्ट को यहाँ पे सिंबलाइज किया है, एक फॉरेस्ट को बोला गया है, मतलब कि बर्नम वुड। तो जो मैकबेथ के जो एक इनका प्ले आया था, ड्रामेटिस्ट हैं जैसे कि आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर, तो उनका जो ये मैकबेथ आया था उसमें जो 3 विचेस का रोल रहता है ना, जब उनकी प्रोफेसी वो देती है, तो जिस जगह पर वो देती है, तो बेसिकली उस बर्नम वुड को वहाँ पर मतलब एक्सप्लोर किया गया है, सिम्बलाइज किया है उसके अकॉर्डिंग। तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो बोथ दी सिग्निफिकेंस मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट कर दिए, लेकिन जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है वो एलिनोर कॉटन से कंसर्न करके पूछा है। अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, यू कैन सी द क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन नंबर 138, सी अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ लिटरेचर क्रोनोलॉजिकली बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो यहाँ पे आपसे उन्होंने सिंपली क्रोनोलॉजी पूछा है। अभी देखिए क्रोनोलॉजी पूछा है, देन आफ्टर एग्जामिनर क्या करता है, धीरे धीरे सेकेंड टाइम दे आस्क अबाउट द ऑथर, एंड देन आफ्टर ही आस्क्ड अबाउट दी सम लिटिल इन्फॉर्मेशन, सम लिटिल कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। तो कुछ वर्क्स होते हैं जो ये सिलेक्ट करते हैं और उनको ये सर्कुलेट करने लगते हैं, तो यू नेवर नो अबाउट, दैट्स वाई कंप्लीट लिस्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं करते हैं तो टाइटल एंड ऑथर हमें इटसेल्फ पता होना चाहिए, एज वेल द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। दिस इज अ गुड वे राइट टू स्टडी और टू प्रिपेयर योर सेल्फ। अभी यहाँ पे इंग्लिश पेशेंट हो गए, स्विंगिंग बर्ड्स हो गए, लाइफ्स ऑफ गर्ल्स एंड वीमेन, फैमिली मैटर्स एंड बर्नर्ड वुड। मैंने ओवरऑल आपको सभी डिस्कस कर दिए स्टेप बाय स्टेप। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, 159 वी आर नाउ, एंड वी हैव मच एडो अबाउट नथिंग। तो बेसिकली फ्रेंड, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइटल मच अडो अबाउट नथिंग, और इट इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स, विलियम शेक्सपियर मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक कॉमेडीज़ में से एक है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कौन सा इनका रोमांटिक टाइटल के अकॉर्डिंग रोमांटिक रोमांस है या फिर कॉमेडी है। ठीक है, क्या एग्जैक्टली आपके विलियम शेक्सपियर का ये है, क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रॉपर क्वेश्चन मिलता है। नाउ लेट्स कम बैक, अभी हम लोग मच अडो अबाउट नथिंग के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली इनका पॉपुलर रोमांटिक कॉमेडीज़ में से एक है, एंड ऑफ कोर्स इट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जिनका टाइमलाइन वी ऑल नो 1564 टू 1660। एलिजाबेथन एज से एसोसिएशन है, आपके ग्रेटेस्ट प्ले राइट कंसिडर किए जाते हैं, और ही रॉट 37 अप्रॉक्स प्लेज, 37 अप्रॉक्स प्लेज आपके विलियम शेक्सपियर लिख चुके हैं। एज वेल
154 सोनेट्स। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। इनफैक्ट यू मस्ट रिवाइज ऑलवेज इन योर माइंड। एंड इनकी जो कॉमेडीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं फोकस करती हैं लव को लेके, मिस्टेकन आइडेंटिटी को लेकर एंड हैप्पी एंडिंग्स पे, जैसा कि आपने इनका देखा होगा। अभी लेट्स टॉक अबाउट इनका जो मच एडो अबाउट नथिंग है, इट बिलोंग्स टू हिज मिडिल पीरियड ऑफ कॉमेडी। अभी देखिए, आप इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन ना ध्यान में रखकर आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये मिडिल पीरियड से एसोसिएशन है इनका। इनका जो ये बेसिकली वर्क है, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी आपको पूछी जाती है, तो ये मिडिल बेसिकली पीरियड से एसोसिएशन है ऑफ विलियम शेक्सपियर का जो एक लिटरेरी करियर है बेसिकली उसमें। तो इनकी जो मिडिल पीरियड में कॉमेडी आई है उसी में लाइक एज यू लाइक इट, 12th नाइट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। तो अप्रॉक्स इट वाज रिटन 1598 और 1599 अराउंड, ठीक है। तो बेसिकली आप इस पर्टिकुलर में देखेंगे जो इनका ये कॉमेडी है, इसका सेटिंग इन्होंने रखा है इटली में। अब इटली में भी कहाँ पे रखा है, यू मस्ट नो अबाउट मैसीना। आई एम जस्ट राइटिंग हियर मैसीना, राइट। मैं दूसरा पेपर ले लेती हूँ। आई एम जस्ट हैविंग दिस पेपर सो दैट आपको मैं जितना भी मेजर फैक्ट्स है यहाँ पे बता दूँ। रोमांटिक कॉमेडी है, लव मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड ऑन है, एंड इसमें आपको 2 कपल्स मिल जाएंगे, क्लोडियो एंड हीरो एंड बेनेडिक्ट एंड बिट्राइस, ठीक है। तो आपको कौन से 2 कपल्स मिल जाएंगे, क्लोडियो, क्योंकि कैरेक्टर से भी आपको पूछा जाता है, हीरो, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। एंड द सेकंड कपल वी हैव बेनेडिक्ट एंड बिट्राइस, राइट। दीज 2 कपल आपको मिल जाएंगे। और ये प्ले जो है बेसिकली स्टार्ट हो रहा है विक्टोरियस, जब किस तरीके से फ्रॉम वार से विजिट हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो मेसिना जो बेसिकली हाउस है, ठीक है, किनका हाउस है, लिनाटो का, ठीक है। तो क्लॉडियो किस तरीके से फॉल्स हो जाते हैं लव्स विद लियोनार्डो, जो बेसिकली डॉटर हैं, किनकी डॉटर है, हीरो। तो बेसिकली लियोनार्डो, देखो इनका नेम अजीब सा, एंड प्लीज़ यू डोंट कंफ्यूज, जो लियोनार्डो हैं जब ये वॉर से वापस आते हैं तो इनकी डॉटर होती है हीरो, ठीक है। हीरो नाम होता है इनकी डॉटर का, बेसिकली जिसके लव में क्लॉडियो फॉल्स हो जाते हैं। तो क्लॉडियो कहाँ है, कहाँ से कनेक्शन है उनका, हीरो से, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। सो आपने सिर्फ मेन चीज़ ध्यान में रखना है कि इट इज़ बेस्ड ऑन लव एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उस पर ये बेसिकली बेस्ड इनका कॉमेडी है। अभी नेक्स्ट वी हैव माई डेज विद गांधी 160। तो गाइज यू गाइज कैन सी द क्वेश्चन, जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनेशन में विलियम शेक्सपियर के प्ले से, शेक्सपियर्स मच अडो अबाउट नथिंग इज़ आ। अब देखिए उन्होंने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। और अभी को क्वेश्चन पेपर बना है ये आपका, ये बहुत ज़्यादा पहले का नहीं है, 225 लास्ट ईयर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का एग्जामिनेशन है। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दैट्स वाई जितने भी इनके 37 अप्रॉक्स प्लेज हैं उनका आपको सेपरेट लिस्ट प्रिपेयर करना है, कौन सा इनका कॉमेडी का ग्रुप है, कौन सा इनका ट्रेजेडी का ग्रुप है, कौन सी इनकी हिस्ट्री प्लेज है। ओवरऑल आपने इनको सेग्रीगेट करके स्टडी करना है। अगर आपको नीड है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। आई हैव ऑलरेडी जस्ट मेंटेन कंप्लीट प्लेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन अ प्रॉपर सेग्रीगेट करके मैंने उनको मतलब कि लिस्ट में प्रिपेयर किया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो पर्टिकुलर वीडियो टैग कर दूंगी मेरे आपके कमेंट सेक्शन में, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि रोमांटिक कॉमेडी इट इज़। सिर्फ आपको इतना सा आंसर देना था। तो इतने सिंपल आपको कोई कोई क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आपकी छोटी सी गलती से या आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, इससे आप अपने लूज़ कर देते हैं 2 मार्क्स। तो थोड़ा सा प्लीज़ इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अभी चलिए कम बैक टू माई डेज विद गांधी डिस्कस करते हैं 160 नंबर। तो बेसिकली फ्रेंड्स, माई डेज विद गांधी ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इट्स ऑटोबायोग्राफिकल वर्क विच वॉज रिटन बाय निर्मल कुमार बॉस, ठीक है। द ऑथर निर्मल कुमार बॉस, द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, बेसिकली एसोसिएशन है इनका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से। और ये जो आपके बॉस हैं यानी कि वॉज इन इंडियन फ्रीडम फाइटर भी हैं, क्लोज एसोसिएटेड भी हैं आपके महात्मा गांधी जी से। एंड ही स्टडीड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, एंड देन आफ्टर ही बिकेम बेस्ट वी नो हिम एज ए राइटर, एंड कल्चरल स्टडीज़ में भी इनका काफ़ी अच्छा रोल है।
तो ओवरऑल इनका जो ये वर्क है माई डेज विद गांधी, इट्स अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क एज आई टोल्ड यू, एंड इट वॉज पब्लिश 1953, द ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1953। इसमें आप देखेंगे कि जो आपके बॉस हैं, इन्होंने एक गांधीयन स्कॉलर, मतलब इनको बोला जाता है, ये चीज़ तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अभी जो इनका ये वर्क है ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, क्योंकि इस वर्क में इन्होंने अपने एक्सपीरियंस जब ये सर्व कर रहे थे एज ए महात्मा गांधी पर्सनल सेक्रेटरी में जब ये सर्विंग थे, तो उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को इन्होंने अपने इस वर्क में मतलब डिस्कस किया है। और इनका जो ये बेसिकली बुक है ऑफर करता है फर्स्ट हैंड डे टू डे रिकॉर्ड, यानी कि इन्होंने डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ गांधीज लाइफ, उनके थॉट्स, एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग इंडियाज़ मोस्ट क्रिटिकल ईयर्स, मतलब पार्टीशन पीरियड्स जो पीरियड था उसके ड्यूरिंग जो एक्टिविटीज़ थी, जो थॉट्स थे गांधीज लाइफ के, ही एक्चुअली डिस्कस डे टू डे रिकॉर्ड। सो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, और देखिए एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछा गया है इसके बारे में। सो ओवरऑल यू हैव टू जस्ट मेमोराइज अबाउट दिस, ओके। सिंपली इसको डायरेक्ट प्रॉस है ये, जिसे मतलब फैक्चुअल नरेशन आप इसको बोल दीजिए, तो बेस्ड ऑन है, एंड डेली जो राइटिंग लाइक नैरेटिव्स जिसको लिखा गया है, जिसमें मतलब सिंस यू नो जो एग्जैक्ट जो डेज़ हैं, मतलब जो पास ऑन हुए हैं, उनको एग्जैक्टली इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। ऑटोबायोग्राफी है कैटेगरीज का, मेमोर है, इट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ ऑटोबायोग्राफी। अभी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन 161 अमंग द ग्रेट। सो गाइज देयर इज़ सम कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग अमंग द ग्रेट वर्क में, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी। उससे पहले मैं आपको लाइफ ऑफ श्री अरबिंदो बता दूँ। लाइफ ऑफ श्री अरबिंदो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोग्राफिकल वर्क्स है विच वॉज रिटन बाय ए बी पुरानी। मैं लिख देती हूँ द नेम ऑफ ऑथर, ए बी पुरानी। तो देखिए एक तो होता है आपका ऑटोबायोग्राफी, जो पर्टिकुलर आपके जो ऑथर होता है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है अपनी लाइफ के बारे में। अब उसके जो एक्सपीरियंस है वो उसकी खुद की लाइफ के बारे में भी हो सकते हैं, किसी चीज़ के साथ उनका एसोसिएशन है, या उनकी लाइफ में ज़्यादा टाइम जो उन्होंने मतलब कि शेयर किया है या जो स्पेंड किया है वो उसको भी शेयर कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो द ऑटोबायोग्राफी। लेकिन ये आपका बायोग्राफी का पार्ट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो वर्क है ए बी पुरानी का, तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं। जो ए बी पुरानी है तो ये फ़िलोसोफ़र हैं, एंड ऑफ कोर्स क्लोज एसोसिएटेड डिसिपल भी हैं ये श्री अरबिंदो को। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली मतलब जो पर्सनल एक अटेंडेंट के जो एज ए अटेंडेंट थे ये उनके पर्सनल एंड रिकॉर्डर ऑफ अरबिंदोज टॉक्स, तो ऑब्वियसली उसको इन्होंने जो पौंडुचेरी आश्रम में जब अरबिंदो से जो बातें हुई थी उसका जो बेसिकली एक रिकॉर्ड है उसको कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब एक्सप्लोर किया है अपने इस वर्क में। तो इट इज़ बेस्ड ऑन, तो आप देखेंगे जो ए बी पुरानी है श्री अरबिंदो के जिस तरीके से डिसिपल हैं और आश्रम में बेसिकली उनके ये एक तरह से सेवक थे, उनको टेक केयर करते थे, तो उन्होंने अरबिंदो के लाइफ के बारे में और उनके थॉट जो भी था उनको बेस्ड ऑन बनाकर ये बुक लिखा है, ठीक है। लाइफ ऑफ श्री अरबिंदो दैट वाज 1958 गेम, सेम ईयर जब आपका अफ्रीकन ट्रिलॉजी आया है जो चिन्युआ अचेबे का, जिसका फर्स्ट पार्ट थिंग्स वाला पार्ट आया है फिर 1958, सेम ईयर आपका लाइफ ऑफ अरबिंदो आया है श्री अरबिंदो। और इसमें आप यही देखेंगे कि इन्होंने ना मतलब ए बी पुरानी ने कॉम्प्रहेंसिव बायोग्राफी दिया है, जहाँ पर इन्होंने इंटायर लाइफ ऑफ श्री अरबिंदो फ्रॉम अर्ली एजुकेशन से लेकर जो उनका इंग्लैंड में हुआ था बेसिकली, वहाँ से लेके जो उनकी लाइफ का एक स्पिरिचुअल टाइम जो पौंडीचेरी में बीता था श्री अरबिंदो का, डिस्कस्ड किया गया है इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर। तो ओवरऑल आपने इसको चीज़ को ध्यान में रखना है, जिसे इन्होंने डिवाइडेड किया है इनटू सेक्शंस में। आप मान के चलिए 6 सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया है इस बुक को, जिसमें इन्होंने फर्स्ट सेक्शन एक्सप्लोर किया है जिन विच ही टॉक्ड अबाउट अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में। उसके बाद किस तरीके से जब इनकी अर्ली लाइफ हो जाती है इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से श्री अरबिंदो ने किया है ना अपनी अर्ली लाइफ, तो देन ही कैम आफ्टर रिटर्न टू इंडिया होते हैं, जब किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। देन आफ्टर ही अरेस्ट इन दी अलीपुर जो बॉम्ब केस हुआ था उसके एसोसिएट करके इनको मतलब ही वॉज अरेस्टेड। एंड देन आफ्टर इनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो जेल में बीता,
उसके बाद किस तरीके से ये पॉलिटिक्स में इनका विड्रॉल हुआ श्री अरबिंदो का, ठीक है। तो इनका जितना भी फिलोसफिकल राइटिंग्स रहा, तो ओवरऑल ये जो आपके पुरानी है, ए बी पुरानी है, इन्होंने ऑल द थिंग्स डिस्कस की हैं अबाउट श्री अरबिंदो। तो ओवरऑल श्री अरबिंदो का बायोग्राफी है इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर, लाइफ ऑफ श्री अरबिंदो में, आपने इसको ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर। सो गाइज यू कैन सी रविंद्रनाथ टैगोर एक बायोग्राफी है जिसका सब टाइटल है अ बायोग्राफी। इट वॉज रिटन बाय कृष्णा कृपलानी, मैं लिख देती हूँ ऑथर नेम, कृष्णा कृपलानी, कृपलानी, ठीक है। 1962 द ईयर व्हेन इट वाज पब्लिश। सो ओवरऑल ये फेमस एंड ऑथेंटिक बायोग्राफी है ऑफ टैगोर की इन इंग्लिश में, विच वाज क्लोजली एसोसिएटेड है आपके कृष्णा कृपलानी ने इसको लिखा है। और मैं आपको बता दूं जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ही फाउंडेड एंड ऑफ कोर्स एसोसिएटेड है विद विश्व भारती यूनिवर्सिटी के साथ। और बेसिकली इनका जो ये वर्क है इट वाज रिटन बाय जिसमें इन्होंने ट्रेस किया है टैगोर का लाइफ, उनके वर्क्स, उनकी फ़िलॉसफी, उनके वर्ल्ड जो इन्फ्लुएंस रहा है, इन अ सिंपल एंड फैक्चुअल वे में उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है। होप यू अंडरस्टैंड हियर अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट वर्क। अच्छा देखिए, अभी ना यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर करके मतलब माइंडेड मैन करके कृष्ण दत्ता ने भी लिखा है, एंड्रू रविंसन ने भी लिखा है। सो देयर आर मल्टीपल राइटर्स वी हैव दोज एक्चुअली रॉट द बायोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अब क्योंकि क्वेश्चन पेपर में यू कैन सी हियर, आई एम जस्ट शोइंग यू द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, तो यहाँ पे कृष्ण कृपलानी है। इट मीन्स वी हैव टू जस्ट मैच दिस पर्टिकुलर टाइटल विद दिस कृष्णा कृपलानी, राइट। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न था ना अमंग द ग्रेट करके, तो यहाँ मुझे ऑथर से लेके कन्फ्यूजन आ रहा था, क्योंकि अमंग द ग्रेट करके आपका अगेन NK वासु ने ही वर्क लिखा है क्योंकि एज सोर्सेज, तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया, मैंने आपको नहीं समझाया क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, उससे अच्छा है वी नॉट जस्ट डिस्कस अबाउट दैट, ओके। अभी क्योंकि यहाँ पे ऑथर का नाम कृष्णा कृपलानी मेंशन है, दैट्स वाई मैं आपको एज रिगार्ड कृष्णा कृपलानी कह रही हूँ कि जो रविंद्रनाथ टैगोर अदरवाइज और भी बहुत से राइटर्स ने लिखा है उनका बायोग्राफी, और बेसिकली 1962 में आपके कृष्णा कृपलानी ने दिया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और कृष्णा कृपलानी भी कहीं ना कहीं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है, जो आपकी टैगोर ने फाउंड की है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट वी हैव द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो गाइज द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशंस, this is 1992 publication and it was written by गायत्री स्पाइवेक, गायत्री स्पाइवेक, ठीक है, के थ्रू ये लिखा गया है। गायत्री स्पाइवेक इंडियन लिटरेरी थियोरिस्ट हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं एंड ऑफ कोर्स पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स भी हैं, जिनको हम बेस्ट नॉन करते हैं फॉर उनके ऐसे के थ्रू कैन द सबल्टन स्पीक, जो मैंने कल वाली वीडियो में डिस्कस भी किया था 1988, तो उसके लिए वो फेमस है और इन्होंने ही ये पर्टिकुलर वर्क दिया है द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली जो ये इनका वर्क है इसमें इन्होंने डिस्कस किया है पावर रिलेशंस किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशंस में, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात किया है। और जिसमें इन्होंने यहाँ पर एक मेन आइडिया दिया है कि जो ट्रांसलेशन होता है इज़ जस्ट नॉट अबाउट चेंजिंग लैंग्वेज, इट इज़ अबाउट रिप्रेजेंटेशंस, कल्चर एंड पावर। आपको पता है इस गायत्री स्पाइवेक ने और भी वर्क्स को ट्रांसलेट किया है, इन्होंने काफ़ी वर्क्स को ट्रांसलेट भी किया है और क्वेश्चन में पूछा भी गया है। मुझे कमेंट करके बताना बहुत ही फेमस वर्क इन्होंने ट्रांसलेट किया है, आपको वो चीज़ बतानी है मुझे। इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन तो आपको मुझे इनकी ट्रांसलेशंस में से वन ऑफ मोस्ट फेमस के बारे में बताना है और जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, ओके, जिसको आपकी गायत्री स्पाइवेक ने ट्रांसलेट किया था। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, यू फर्स्ट आंसर मी, बहुत फेमस है और क्वेश्चन भी उसको लेकर पूछा जा चुका है। तो ओवरऑल मैंने आपको इस वाले वर्क के बारे में भी बता दिया कि व्हाट एग्जैक्टली द कोर आइडिया शी एक्सप्लोर इन हर दिस इम्पॉर्टेंट अगेन वर्क, यू नो। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव, जाने से पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे क्वेश्चन क्या पुट हुआ है। 77 क्वेश्चन, सी द ऑथर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेटर ऑफ महाश्वेता देवीज
स्टैंडिम, ओके। सो बेसिकली आपका जो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन है, इट वाज रिटन बाय गायत्री स्पाइवेक। गायत्री स्पाइवेक ने 1992 में इट वाज पब्लिश, जो इनका ये वर्क है। और 1942 तो इनका पर्टिकुलर व्हेन शी बॉर्न, ठीक है, व्हेन शी वाज बॉर्न तब का ईयर है यहाँ पे 1942। अभी एज रिगार्ड, अच्छा क्वेश्चन आपको शायद से दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख रहा हो, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। सो यू कैन सी हियर पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन की ऑथर ये हैं, एंड ट्रांसलेटर भी हैं ऑफ कोर्स महाश्वेता देवी की। यू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ रिटन, मेरे को अच्छे से क्लियर से प्रोनाउंस नहीं हो रहा, स्टैंजिम, इसको स्टैंजिम करके बोलेंगे। तो स्टैंडिम जो बेसिकली स्टैंजा मतलब पोइट्री में यूज़ होता है, जिसका मतलब यू नो अ ग्रुप ऑफ लाइंस जिसको फॉर्म किया जाता है ना यूनिट करने के लिए पोयम में, तो उसी को बोला जाता है स्टैंडिम करके, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो स्टैंडिम है ये एक बंगाली शॉर्ट स्टोरी है। बंगाली में इट वाज रिटन बाय महाश्वेता देवी के थ्रू 1977 में लिखा था, जिसको ट्रांसलेट किया गया है ऑफ कोर्स बाय गायत्री स्पाइवेक, ओके। तो यही चीज़ उन्होंने एग्जामिनेशन में पूछा है, होप यू अंडरस्टैंड हियर। गायत्री स्पाइवेक ने इसको बेसिकली ब्रीज्ड स्टोरीज करके, राइट। तो 1997 अप्रॉक्स में आपको बता रही हूँ, शी एक्चुअली ट्रांसलेटेड इट, ओके। नाउ यू गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। तो बेसिकली फ्रेंड्स आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस, दिस इज द सब टाइटल। ये बेसिकली सब टाइटल है द वर्क द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। इसका जो मेन टाइटल है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, this is the main title and it was written by Mikhail Foucault। Mikhail Foucault ने इसको लिखा है, one of most important French philosopher, historian as well the social theorist, right, जिनको हम उनकी पावर, नॉलेज एंड डिस्कोर्स के लिए जानते हैं। सो दिस वॉज रिटन बाय मिखेल फोको। इनफैक्ट वन ऑफ द की फिगर्स हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्न थाट्स को लेके। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने और भी वर्क्स दिए हैं, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, बर्थ ऑफ क्लिनिक, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जो इनका 1966 में पब्लिश हुआ है, जो मेंशन है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो होप आपको भी क्लियर हो गया हो। नाउ लेट मी क्लियर कि ये जो इनका बेसिकली बुक है ना द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जो मेंशन है यहाँ पे, जिसका सब टाइटल यहाँ दिया है आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। तो ये जो इनका बुक है एग्जामाइन करता है हाउ ह्यूमन जो होता है वो नॉलेज एंड साइंसेस को मतलब चेंज कर सकता है थ्रू डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड। यही चीज़ के बारे में उन्होंने बात करा है कि मतलब जो मिखेल फोको हैं वो यही कहते हैं कि हर हिस्टोरिकल पीरियड, जैसे रेनेसा हो गया, क्लासिकल एज हो गया, मॉडर्न एज हो गया, विक्टोरियन एज हो गया, वो कहते हैं हर हिस्टोरिकल जो पीरियड होता है उसका एक अपना एपिस्टीम होता है, मतलब कि एक तरीके का सोचने और समझने का जो एक फ्रेमवर्क होता है, मतलब हर एज का एक अपना डिफाइंड फ्रेमवर्क रहता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो उनकी दुनिया, उस लोग के इंसान हैं, जो भी चीज़ वो उसमें बीन्स इंक्लूड करते हैं। अभी हम लोग हैं, हम लोगों की एक लाइफ है, हम लोगों का एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग मतलब कि अपने आप को लाई करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में इन्होंने बोला है कि आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस, मतलब कि आर्कियोलॉजी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि डजेंट मीन कि किसी भी चीज़ को डिग करना, फिजिकल रिमेन्स करने के लिए। इट मीन्स द लेयर्स ऑफ नॉलेज, जो लेयर्स रहती है नॉलेज की, उसको या फिर आप मतलब किस तरीके से ह्यूमन जो थॉट्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर किया जाता है ओवर अ टाइम। तो इसी पर इन्होंने बात किया मिखेल फोको ने। होप मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हो टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट वर्क बाय मिखेल फोको। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने मिखेल फोको फिलोसोफर जो हैं आपके फ्रेंच, इन्हें आपने प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है। किस थियोरी से इनका एसोसिएशन है, दैट थियोरी यू मस्ट स्टडी एज वेल। इनके जितने भी वर्क्स हैं उनका क्रोनोलॉजी ज़रूर से कर लेना। ये मैं आपको 100% श्योरिटी से बता रही हूँ कि इनको लेके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव 166, टेक्स्ट कैन बी ईदर रीडरली और राइटरली। तो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे हैं टेक्स्ट कैन बी ईदर रीडरली और राइटरली, दिस इज़ 166। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट आप इसको मान के चलिए या फिर आप एक आइडिया मान के चलिए, विच वॉज एक्सप्लोर्ड बाय रोनाल्ड बार्थ। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रोनाल्ड
बार्थ। सी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ने क्वेश्चन आपसे पूछा है, एग्जामिनर ने, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट वर्क ना पूछ के, देखिए कॉन्सेप्चुअली उन्होंने उस पर्टिकुलर वर्क में जो आइडिया ही डिस्कवर उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने पूछा है। तो इस तरीके से आपने, अगर आपको पता है कि जो इनका साजा वर्क है, मतलब साजा करके जो 1970 में आया था आपके रोनाल्ड बार्थ का, लेट मी स्पेस फर्स्ट, साजा करके इनका वर्क आया था ना 1970 पब्लिकेशन। तो इसी पर्टिकुलर वर्क में इन्होंने रीडरली एंड राइटरली टेक्स्ट के बारे में बात किया था। ठीक है, तो आपके जो रोनाल्ड बार्थ हैं, अगर मैं रोनाल्ड बार्थ की बात करूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड फ्रेंच लिटरेरी थियोरिस्ट हैं, ये आपके सिमियोटिशियन हैं, राइट। और इनके वर्क्स में आपको दिखेगा कि ही एक्सप्लोर लैंग्वेजेस, कल्चर एंड मीनिंग्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं थ्रू साइन, इस चीज़ को ये एक्सप्लोर करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इनके वर्क्स भी आपको देखने हैं, मैथोलॉजीज करके, टाइटल आपको ध्यान में रखना है, 1957 राइटिंग डिग्री 0, द डेथ ऑफ द ऑथर, द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट। ओवरऑल आपको इन सभी इनके वर्क्स को स्टडी करना है, क्रोनोलॉजी आपने ध्यान में रखना है रोनाल्ड बार्थ के वर्क्स की। एंड ये जो बेसिकली इनका रीडरली और राइटरली टेक्स्ट है, तो रोनाल्ड बार्थ ने एनालाइज किया है अपने, जो बल्जाक का शॉर्ट स्टोरी आया था ना सरासाइन करके, डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, उन्होंने बताया था बल्जाक की शॉर्ट स्टोरी, राइट। तो बेसिकली इन्होंने रीडरली एंड राइटरली टेक्स्ट के बारे में कंसीडर किया था। तो इनका मानना है कि जितना भी क्लासिकल नॉवेल्स रहता है या रियलिस्टिक फिक्शन रहता है, ठीक है, जैसे बल्जाक, डिकेंस या हार्डी ने जैसे अपनी राइटिंग्स में दिया है, तो वो बताते हैं ये सभी क्या है, दीज आर दी ट्रेडिशनल क्लोजेड टेक्स्ट, ऐसे टेक्स्ट जिसे रीडर सिंपली रीड करता है एंड कंज्यूम करता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं जो इसका मीनिंग होता है ऑलरेडी फिक्स्ड होता है बाय द ऑथर। ठीक है, और यहाँ पे रीडर का रोल क्या रहता है, पैसिव रहता है, तो इसको बोलते हैं रीडरली टेक्स्ट। जैसे कि लैंग्वेज इज ट्रांसपेरेंट, ईजी टू फॉलो, आप समझ रहे हैं ना, मैं एग्जाम्पल्स भी आपको साथ के साथ बता रही हूँ। अभी राइटरली टेक्स्ट क्या होते हैं, राइटरली टेक्स्ट होते हैं जिनको आप बोल सकते हैं ओपन होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं, एक्टिव टेक्स्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो रीडर होता है ना, उसको पार्टिसिपेट मस्ट करना होता है, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है ऑफकोर्स मीनिंग को, तो उसको कंज्यूम थोड़ी कर रहा है, कंज्यूम तो बेसिकली रीडरली टेक्स्ट में होता है। यहाँ पे क्या होता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है रीडर को और प्रोड्यूस करना पड़ता है मीनिंग को। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे, अगर मैं आपसे बोलूँ, जेम्स जॉयस का यूलिसिस है, वर्जीनिया वुल्फ का द वेव्स है, टी.एस. हिल का द वेस्टलैंड है, ये जितने भी हैं आप इनको देखेंगे, दीज आर दी राइटरली टेक्स्ट। जहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऐसे टेक्स्ट हैं जो फुल ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस वाले हैं, और जिनकी मतलब अगर इंटरप्रिटेशन निकालने बैठोगे तो मल्टीपल निकलेगी, क्योंकि वहाँ पे रीडर जो है वो एक्टिव है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है मीनिंग निकालने में, प्रोड्यूस कर रहा है मीनिंग को, ठीक है, प्ले को और उसकी लैंग्वेज को। तो यहाँ पे जो रीडर है वो क्या बन रहा है, वो को क्रिएटर बन रहा है ऑफ द मीनिंग का। तो मैंने यहाँ पे आपको रीडरली टेक्स्ट, जहाँ पर आपका जो रीडर होता है सिर्फ कंज्यूम कर रहा होता है, और राइटरली टेक्स्ट भी मैंने आपको समझा दिया, जहाँ पर आपके जो रीडर होता है वो क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो बोथ दी थिंग्स मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया एसोसिएट करके विद रोनाल्ड बार्थ, जो बेसिकली मेंशन है यहाँ पर साजा वर्क में इन्होंने एनालाइज किया है। दिस इम्पॉर्टेंट जो इनका ये टेक्स्ट कैन बी ईदर रीडरली और राइटरली है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी नेक्स्ट मूव ऑन, डायलॉग एज द इंट्रिंसिक फीचर ऑफ लैंग्वेज। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट मान के चलिए या मेन आइडिया मान के चलिए, जैसे अभी हमने पीछे रोनाल्ड बार्थ का एंड मिकेल फोगो का स्टडी किया, अभी डायलॉग एंड द इंट्रिंसिक फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, ये जो बेसिकली आइडिया है, इट इज़ बाय और एसोसिएटेड है मिकेल बख्तिन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स, मिकेल बख्तिन। ये जितने भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये सभी रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं आपके। ओवरऑल आपको इन सभी फिलोसोफर को प्रिपेयर करना है, जितने भी मैंने 2 फ्रेंच बताया आपको। अच्छा, ये जो है आपके मिकेल बख्तिन, ये रसियन है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। रसियन आपकी मतलब लिटरेरी थियोरी, लिंग्विस्टिक्स और फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज के साथ इनका एसोसिएशन है, और पाइनियर भी कंसीडर किए जाते हैं डायलॉजिक क्रिटिसिज्म को लेके, क्योंकि ये एम्फेसाइज करते हैं कहीं ना कहीं मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस एंड इंट्रैक्शंस की बात करते हैं, जो मीनिंग निकालने में टेक्स्ट को वी यूज़ इट। ओके, तो इनके वर्क्स भी आपको देखने हैं मिकेल बख्तिन के, लाइक प्रॉब्लम्स ऑफ डॉस्टोवस्की, पोइटिक, डायलॉजिक इमेजिनेशन एंड रेबल्स एंड हिज वर्ल्ड। ओवरऑल आपको इनके सभी वर्क्स भी देखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स कम बैक, जो इनका यहाँ पे
स्टेटमेंट है उसका बेसिकली क्या एक आइडिया है यहाँ पे। तो जो बख्तिन है इनका मानना है कि जो डायलॉग्स हैं आर इंस्टिंक्टिव, मतलब इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक का पहले मतलब क्लियर करना है हमको। नेचुरल, इंट्रिंसिक का मतलब है यहाँ पे नेचर, यानी कि नेचुरल फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। जो इंट्रिंसिक, मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है सॉरी, जो इंट्रिंसिक है ये नेचुरल फीचर्स ऑफ लैंग्वेज को कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है। इट मीन्स ऑल लैंग्वेज इज इजेंशियली डायलॉजिक। जितना भी लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, इजेंशियली क्या होता है, डायलॉजिक होता है। मतलब कि इट एग्जिस्ट ओनली इन इंट्रैक्शंस, नेवर इन आइसोलेशन। मतलब इंट्रैक्शन में ही हम एग्जिस्ट रख सकते हैं ऑल द लैंग्वेजेस को। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि जो लैंग्वेज होता है इज़ जस्ट नॉट या फिर नेवर अ वन वे एक्सप्रेशन, इट ऑलवेज पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। या तो वो रियल हो सकती है और या फिर वो इमेजिन हो सकती है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, राइट। व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, वो कभी भी मतलब वन वे एक्सप्रेशन नहीं होता, इट्स अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यही चीज़ और यही थिंक ही जस्ट एक्सप्लोर हियर मिकेल बख्तिन इन दिस आइडिया, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये 4 नंबर्स, अभी चलिए एक और हमारा बचता है जो बेसिकली लास्ट आपका है फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर, ड्रीम्स एंड द अनकॉन्शियस। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है और जो आइडिया है इट इज़ एसोसिएटेड विथ सिगमंड। मैं लिख देती हूँ इनका नेम, सिगमंड फ्रूड, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन साइको एनालिटिक स्टडी, ठीक है। साइको एनालिटिक थियोरी के लिए हम इनको जानते हैं, मेजर इन्फ्लुएंस रहा है इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, स्पेशली साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म में वी एक्चुअली कंसिडर सिगमंड फ्रूड वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन्होंने वर्क दिया था द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम करके, मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, मतलब कि ड्रीम के बारे में इंटरप्रेट करना एक तरह से, है ना। तो इनका ये वर्क आया था 1899 और इसको 1900 में पब्लिश कराया था। इट वाज रिटन ड्यूरिंग 1899 और 1900 में इट वाज पब्लिश। तो आप देखेंगे, अच्छा अनदर मैं आपको पहले बता दूं कि जो आपके सिगमंड फ्रूड है ये ऑस्ट्रियन है। देखो इनकी नेशनैलिटी आपको ध्यान में रखना है। जो सिगमंड फ्रूड है ये आपके ऑस्ट्रियन है। वाई, बिकॉज क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉपर क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ दैट्स वाई ऑस्ट्रियन है ये। साइको एनालिसिस ऑफ कोर्स के फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं एंड ह्यूमन माइंड को स्टडी किया है इन्होंने, स्पेशली अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं। और इनका जो बेसिकली ये आइडिया है फ्रूड का, जो थियोरी ऑफ ड्रीम्स है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, तो यहीं पर इन्होंने मतलब बात किया इस वर्क के अंदर, द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। मतलब कि यहाँ पर ये बात करते हैं, इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि किस तरीके से जो हमारे मतलब ड्रीम्स हैं आर द एक्सप्रेशन है ऑफ आर रिप्रेस्ड विशेज़। हमारी ऐसी रिप्रेस्ड विशेज़ या डिज़ायर दैट कैन नॉट फुलफिल इन वॉकिंग लाइफ। अगर रियल लाइफ में जो चीज़ें हमारी मतलब ट्रू नहीं होती, दीज आर नॉट कम ट्रू, और डिज़ायर दैट नेवर कम ट्रू इन आर रियल लाइफ, इट इज़ कॉल्ड ड्रीम, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ आर ऑप्रेस्ड विश और डिज़ायर। इसी के बारे में आपके इन्होंने बात किया है फ्रूड ने। तो होप यू अंडरस्टैंड हियर। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब एक तरीके से मतलब बात किया है कि किस तरीके से मतलब इन्होंने क्रिटिक किया है और एनालाइज किया है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं और जो सिंबल्स होते हैं, जो नैरेटिव्स होते हैं, किस तरीके से रिप्रेस्ड करते हैं अपनी डिज़ायर्स को, अपने फियर को, अपने गिल्ट को। तो उसी चीज़ के बारे में इन्होंने बात किया है। और आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ नीड टू जस्ट स्टडी मोर अबाउट इट, ठीक है। तो ओवरऑल आपने मेन चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू फ्रूड आपसे कहूँ कि ड्रीम्स आर एक्सप्रेशन ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड, एक ऐसा माइंड, एक ऐसा रिवील करना रिप्रेस डिज़ायर को, बेसिकली इन्होंने, मैंने कोर आइडिया आपको समझा दिया। अब आप उसे किसी भी शब्द में बोल लीजिए, जो मेन थीम थी वो वही थी। ड्रीम्स एंड का मतलब है अनकॉन्शियस का, यहाँ पे मीनिंग सिर्फ यही निकल रहा है, हमारी जो एक ऐसी डिज़ायर दैट कैन नॉट बी फुलफिल इन रियल लाइफ, उसी के बारे में इन्होंने बात किया। अभी मैं आपको क्वेश्चन से फैमिलियर करा दूँ। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल एग्जामिनेशन ऑफ योर मैचिंग क्वेश्चन है।
मिकेल बाख्तिन, मिकेल फोको एंड आपके रोनाल्ड बार्थ एंड सिगमंड फ्रूड, 4 यहाँ पे फिलोसोफर्स दिए हैं और उनके आइडियाज़ यहाँ पे मेंशन किए। आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंसेज विच वाज मिकेल फोको के साथ एसोसिएटेड है। एंड टेक्स्ट कैन बी ईदर रीडरली और राइटरली, जो इन्होंने साजा में दिया था 1970 में। और आर्कियोलॉजी बेसिकली इनका द ऑर्डर ऑफ थिंग्स करके जो वर्क आया था व्हेन इट वाज केम 1966, ठीक है। और डायलॉजिक एज इन स्ट्रिक्ट फीचर ऑफ लैंग्वेज, ये बेसिकली इनका आइडिया है कि इनका मिकेल बाख्तिन का एंड ड्रीम्स एंड अनकॉन्शियस, या आपके फ्रूड का है। तो देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि ऑल्दो आप सभी जानते हैं कि बेसिकली आइडिया किसके साथ एसोसिएटेड है, बट वी अंडरस्टैंड कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अभी मैचिंग्स में पूछा है, इट डजेंट मीन नेक्स्ट टाइम भी वो मैचिंग्स में पूछे। दे कैन जस्ट फ्रेम इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पर ये आपसे टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं, सम ये आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पुट कर सकते हैं। तो आप उनको कैसे इजीली करेक्ट करेंगे, व्हेन यू अंडरस्टैंड और यू डेफिनेटली फैमिलियर विद द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए मैं आपको अगेन एंड अगेन अपनी वीडियोज़ में बोलती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपको कहीं से मिल रही है किसी पर्टिकुलर वर्क की, उसको प्लीज़ इग्नोर ना कीजिए, उसे अपने माइंड में ग्रास्प कीजिए। यू नेवर नो आपको कौन सा आपका नॉलेज किस क्वेश्चन में काम आ जाए इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है आपने जो रटा है, जो क्रैम किया है, वही सब आपको जाकर उसको मतलब वॉक करना है वहाँ पे जाके, या उसी को एनालिसिस करना है। नो, आपको नहीं पता कि कब आपने अनकॉन्शियसली कोई वॉक देख लिया उठा के, कोई वीडियो आपने ऐसे ही मतलब स्मूथली चल रहा है, आप उसको प्रॉपर वे में नहीं वॉच कर रहे हैं, क्या पता उसका कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में स्टक कर जाए एट दैट एग्जैक्ट टाइम जब आप आंसरिंग करें क्वेश्चन को। तो यूजीसी नेट मीन्स नॉलेज अबाउट लिटरेचर, जहाँ से मिलता है अच्छा मिलता है तो प्लीज़ गैन इट, ओके, दिस इज़ द पर्पज़। अभी हम लोगों ने कंप्लीट जो 7 आपका जो 225 में जो एग्जामिनेशन हुआ है लास्ट टू लास्ट, मैंने यहाँ पे जितने भी वर्क्स पूछे थे उनको तो मैंने आपको प्रिपेयर करा दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस अब आपको क्वेश्चंस बचते हैं जो लिटरेरी थ्योरी से पूछे गए हैं, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अभी वो आपके क्वेश्चन रह गए। बट जो एक रिमेनिंग और एक जो बिगेस्ट पार्ट है ना, जिसमें आपको वर्क्स को टैकल करना है, देखिए अगर आपको ये वर्क्स का ही नॉलेज है ना, तो आपके आराम से 60 और 70% मार्क्स कहीं नहीं गए, अगर सिर्फ आप वर्क्स पर डिपेंड होके जाते हैं एग्जामिनेशन ऑफ योर। इतना ज़्यादा इन्हेंस है आपका जो रोल है एनी वर्क का। तो भाई लिटरेचर के स्टूडेंट का मतलब तो यही है कि कितना आपको वर्क का नॉलेज है, कौन सा वर्क कब कहाँ कैसे आया, किस राइटर ने लिखा, क्या कोर आइडिया है। अगर आप इन्हीं सभी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके अपने माइंड में रखते हैं, ऑलमोस्ट सभी वर्क्स का आपको पता है, जितना भी रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता है, वेदर इट इज़ ब्रिटिश लिटरेचर बिलोंगिंग हो या फिर अमेरिकन लिटरेचर, इट मीन्स यू आर ऑन योर राइट पोजिशन, क्योंकि लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं एंड यू नो अबाउट द वर्क इटसेल्फ। तो दीज आर दी रियली की फीचर्स ऑफ एनी एस्पिरेंट ऑफ लिटरेचर। अपार्ट फ्रॉम दिस, टू इन्हेंस योर नॉलेज यू गाइस कैन जस्ट गुड हो सकते हैं कैरेक्टर्स में और सभी चीज़ों को, लेकिन जो अपना फर्स्ट टारगेट आपको बनाना है, वर्क्स को अच्छे से स्टडी कीजिए। जितना वर्क्स आप कोर आइडिया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन तैयार कर सकते हैं बिफोर योर एग्जामिनेशन, यू जस्ट डू इट, क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर बेस्ड बनाती हूँ। बाकी अभी जो मेरा टारगेटेड था, अभी 27 जो जून को पेपर आया था, मैं सोच रही हूँ इसका कंप्लीट सेम मैनर में आपको वर्क्स उठा के लेकर आती हूँ और लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ एंड देन आई शेयर विद यू ऑल, क्योंकि इनसे हमें ना मल्टीपल क्लैरिटी मिल रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो रही हैं जो हमसे डिफरेंट फॉर्मेट में एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी और हम उनको आंसर कर लेंगे। तो ओवरऑल हम लोग जो एक मतलब जर्नी पर जा रहे हैं, इट्स गोना एब्सोल्युटली राइट आई थिंक। और अगर आप इसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, यू रियली क्लियर योर एग्जामिनेशन। अभी ज़्यादा लेक्चर्स नहीं मैं देना चाहती यहाँ पर। नाउ आई एंड माई वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। If you like the way I discuss in videos of mine, please comment me below as usual. Comment me, मैं देखती हूँ मेरे जितने भी good and best जो मेरे बेसिकली स्टूडेंट नहीं बोलूँगी मैं, मेरे मतलब कि जिनको मैं गाइड करती हूँ या जो जिन्हें ऐसा लगता है कि या माई गाइडेंस बेटर फॉर दैम, तो वो गाइज मुझे हमेशा कमेंट करते हैं। इनफैक्ट आई रिस्पॉन्स टू ऑल माई व्यूअर्स, जो बेसिकली मेरे जो मेरा आप बोल सकते हो एग्जैक्टली आप इंस्पायरेशन है ऑफ माइंड कि आई जस्ट मेक द वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी आप लोगों की इंस्पायरेशन से ही मुझे क्रिएट होती है मेरे माइंड में कि नो आई हैव टू जस्ट मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, क्योंकि आप लोग मुझे इतना इंस्पायर करते हैं। योर इंस्पायरेशन इज़ एवरीथिंग फॉर मी एंड ट्रस्ट मी,
हर एक वीडियो जो है वो डेडिकेटेड रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों से ही ये क्रिएशन मेरे अंदर आता है कि मैं क्रिएट करूँ ये वाला कंटेंट, ये कंटेंट बनाऊँ, एंड देन आई शेयर विद यू ऑल. सो all credit is goes to you all. So finally we will meet in next video. Till then, bye bye.